ताइवान के न्यूक्लियर सेंटर पर पहुंचा टीवी9 भारतवर्ष। इकलौता चैनल है भारत का जो पहुंचा है ताइवान के न्यूक्लियर सेंटर। ताइवान न्यूक्लियर सेंटर से वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ताइवान के सबसे संवेदनशील इलाके में पहुंचा है टीवी9। टीवी9 भारतवर्ष आपको ताइवान की राजधानी ताइपे से 70 किलोमीटर दूर उत्तरी ताइवान के उस हिस्से में लाया है जहां पर ताइवान का दूसरा सबसे बड़ा पावर प्लांट है। और टीवी9 भारतवर्ष पहला भारतीय टीवी चैनल है जो इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर आ गया है। हम आपको अब ये पूरा पावर प्लांट दिखाएंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट होता क्या है, ये काम कैसे करता है, यहां पर न्यूक्लियर फ्यूल कैसे इस्तेमाल किया जाता है, पावर रिएक्टर्स कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सब कुछ आपको हम बताने और समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो बिजली उत्पादित होती है वो कैसे पूरे ताइवान को रोशन करती है। एक आंकड़ों के मुताबिक लगभग 25% ताइवान का हिस्सा इसी न्यूक्लियर पावर प्लांट से रोशन होता है और पूरा शहर जगमगाता हुआ जो आपको नजर आ रहा है वो इसी न्यूक्लियर पावर प्लांट की देन है। और उसके बाद हम आपको अब दिखाने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या कुछ है। ये न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स है, ये न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है। पहली बार टेलीविजन के कैमरे पर न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर की तस्वीरें देखिए और समझने की कोशिश करिए कि न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट काम कैसे करता है, इससे बिजली उत्पादित कैसे की जाती है, ये चीन के निशाने पर क्यों है, और अगर इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला हुआ तो रेडिएशन का खतरा कितना खतरनाक हो सकता है चाइना के लिए, और चाइना के द्वारा जब हमला होगा तो ताइवान के लिए कितना खतरनाक हो सकता है वो हम दिखाने की कोशिश करते हैं। कहां पर मैं खड़ा हूं, ये जगह, इसको कहा क्या जाता है, इस मशीन का काम क्या है, ये कैसे बिजली उत्पादित करती है और यहां पर इसका महत्व कितना ज्यादा है, ये समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये न्यूक्लियर पावर कंट्रोलर है, जो बीच के चिप्स आपको नजर आ रही हैं ये न्यूक्लियर पावर कंट्रोलर चिप्स है। इसके बगल में जो पाइप्स आपको नजर आ रही है ये न्यूक्लियर फ्यूल टैंक्स की जो फ्यूल आता है ये उसको सप्लाई करने वाला पाइप है। और इसके अलावा डेमो के तौर पर दिखाया गया है कि कैसे न्यूक्लियर फ्यूल को इकट्ठा किया जाता है, ये पाइप्स में कैसे जाता है, ये रिएक्टर में कैसे मौजूद होता है और ये बिजली उत्पादन कैसे करता है। इसका पूरा डेमो आप देखिए कि इस एलईडी स्क्रीन में आपको नजर आ रहा होगा कैसे न्यूक्लियर फ्यूल यहां पर आता है, कैसे रिएक्टर्स में जाता है, कैसे वो रिएक्ट करता है, कैसे पावर जनरेट करता है, ये पावर जनरेट करके स्टोर कैसे होता है, तारों के जरिए ये ताइवान के अलग अलग हिस्से में कैसे पहुंचाया जाता है और उसके बाद इससे पूरा ताइवान रोशन कैसे होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली तो जनरेट होती है लेकिन जितना आसान बिजली जनरेट करना है उतनी ही मुश्किल इसकी सुरक्षा है, क्योंकि अगर इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला हुआ तो रेडिएशन का खतरा बहुत ज्यादा होगा और अगर रेडिएशन लीक हुआ तो ताइवान पूरा बर्बाद हो सकता है। आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, देखिए तरह तरह के कटआउट्स यहां पर लगाए गए हैं और इसके जरिए समझने की कोशिश करिए कि कैसे ये पूरा सिस्टम काम करता है। हमने आपको वो दिखाया कि कैसे पूरा शहर जगमग है, हमने आपको न्यूक्लियर पावर फ्यूल टैंक्स दिखाया गया कि कहां कहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगे हुए हैं और उन पावर प्लांट्स पर अगर आप क्लिक करेंगे तो उन देशों की क्षमता, उन देशों का नाम, हालांकि ये ताइवान की भाषा में है लेकिन आप ये देखिए ये इंडिया का झंडा है, इस पर फोकस करें और यहां जैसे ही मैंने इंडिया के मैप पे क्लिक किया यहां आ गया कि इंडिया ये देश है, ये इंडिया लिखा हुआ है। 2021 में कितनी पावर क्षमता थी, कितना पावर प्रोड्यूस होता है न्यूक्लियर के जरिए और कहां पर ये स्थित है, इसका पूरी डिटेल मौजूद है। इसके अलावा दूसरे मैप पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वो देश भी खुल जाएगा। अब ये देखिए संभवतः which country is this? बांग्लादेश? दिस इज बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश है, वहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कितना पावर जनरेशन होता है उसका डिटेल, उसका ब्यौरा यहां पर 2 यूनिट एट द कंस्ट्रक्शन। ओके, ये इस तरह की डिटेल है। इसके बाद मैं अब जिस आपको हॉल में ले जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहली बार टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे के जरिए आप देखने समझने की कोशिश करेंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है, कैसे काम करता है, पावर रिएक्टर्स क्या होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल क्या होता है और न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, रेडिएशन क्या होता है, वो सब कुछ आपको बताने और समझाने की कोशिश करेंगे। ये पूरी हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इन ताइवान। 1888 से लेकर कैसे कैसे किसने पावर जनरेशन के लिए काम किया और ये सफर आगे बढ़ता हुआ आप देखिए कैसे आता है और यहां पर आता है ये सस्टेनेबल फ्यूचर है। और आप देखिए कि न्यूक्लियर पावर एनर्जी के दौर में
कैसे 2007 के बाद इन पावर प्लांट्स को यहां पर बैठाया गया, पावर जनरेशन कैसे किया जा रहा है और इन पावर जनरेशन के जरिए कैसे ताइवान की शक्ल और सूरत बदलने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, आगे अब उस हॉल को दिखाने की कोशिश करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करेंगे सी वाटर कूलेंट एंड डिस्चार्ज, कैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर पानी को ठंडा किया जाता है, कैसे जो यूरेनियम न्यूक्लियर फिशन क्या होता है। अब यहां पर आप देखिए, आप ये यहां देखिए, ये पूरा फंक्शन जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट का इस एलईडी स्क्रीन में मौजूद है। एक तरफ से देखिए, ये रिफ्यूलिंग सिस्टम है, ये अपर पूल है, ये प्रेशर वेसल है, ये लोअर पूल है, ये कंट्रोल रेड ड्राइव है, ये भी कंट्रोल रूम है, ये मेन स्ट्रीम पाइपलाइन है, ये फीड वाटर हीटर है, ये कंसेंडर है, ये ट्रांसफार्मर है, टरबाइन है, ये टरबाइन है, यानी यहां तक का पूरा प्रोसेस। एंड कैन यू स्विच ऑन द प्रोसेस, कैन यू स्विच ऑन द लाइट। देखिए, ये इसकी लाइट को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि दरअसल न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेट कैसे होता है, चलता कैसे है, वो समझाने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं। यहां पर देखिए कैसे पावर जनरेशन काम करता है और कैसे ये पूरा सिस्टम यहां पर लगाया गया और लोगों को समझाने के लिए कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में कैसे बिजली पैदा की जाती है, उसका पूरा प्रोसेस यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। इस तस्वीर को हम दिखाने की कोशिश करते हैं और आप देखिए 3 लोअर पूल्स बनाए गए हैं, वाटर कूलिंग का सिस्टम अलग है, ट्रांसमिशन का सिस्टम अलग है और वो पूरे न्यूक्लियर साइकिल को भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे ऑयल को स्टोर किया जाता है, बिजली कैसे जनरेट की जाती है। और आप ये देखिए, ये पावर रिएक्टर्स जो हमने आपको बाहर दिखाया वो यहां पर है। यहां पर वाटर कूलिंग प्रोसेस के लिए ये पानी इस ऑरेंज कलर की पाइप में देखिए कैसे आगे बढ़ता है। इसके साथ साथ आप नीचे के पाइप को अगर देखेंगे, इसमें न्यूक्लियर फ्यूल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है। ये पूरा जनरेट होते हुए वाटर कूलिंग टरबाइंस यहां पर आपको नजर आएगा। ये वो पूरा टरबाइन देखिए, ये कैसे जो बाहर हमने आपको टरबाइन दिखाई, ये वो पूरी टरबाइन है। उसके प्रोसेस से होते हुए कैसे बिजली जनरेट होती है और कैसे ट्रांसफार्मर में, जो बड़ा ट्रांसफार्मर है, यहां आती है और यहां के जरिए, तारों के जरिए ताइवान के अलग अलग इलाकों में बिजली पहुंचाई जाती है। इसके अलावा वो जो सिस्टम है, हम आपको वो दिखाने की कोशिश करते हैं। इस तरफ से मेरे कैमरा पर्सन सुनील आपको इस पूरे प्रोसेस को समझाएंगे। बात आती है सुरक्षा की। सुरक्षा बहुत ज्यादा, क्योंकि पहले मैंने बताया कि यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया है ताकि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा की जा सके। इसके अलावा कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारें, चारों तरफ पहाड़ और समंदर का किनारा। और आप देखिए कि ये कंक्रीट की दीवारें कितनी मोटी और मजबूत बनाई गई हैं। इसके स्ट्रक्चर को यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। सबसे पहले इसकी लेंथ देखिए, यहां पर चौड़ाई इसकी देखिए, आप इस चौड़ाई को समझिए, इतनी मोटी कंक्रीट की दीवार और उस दीवार के अंदर कैसे सरियों को एक दूसरे से फंसा कर रखा गया है कि अगर बाहर से कोई हमला होता है इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर तो इसकी दीवारों को कैसे मजबूत रखा जाए, वो सबसे बड़ा चैलेंज था। इसीलिए यह समझाने की कोशिश की गई है कि ऊपर से साधारण सी दिखने वाली जो दीवार है वो कैसे अंदर से मजबूत है, उसकी मजबूती का इंतजाम कैसे किया गया है और कैसे मोटे मोटे सरियों की मदद से कितनी लेयर, 1 2 3 4 लेयर के सरियों के जरिए कैसे ये पूरे सिस्टम, इस पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट की दीवारों को मजबूत किया गया है। अब ये देखिए, ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरा सर्कल है, इसे कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूल सर्कल। ये न्यूक्लियर फ्यूल सर्कल है जो एक जगह से आता है, यूरेनियम। इसके अलावा सर, कैन यू कम फॉरवर्ड एंड ब्रीफ अस व्हाट इज इट, how it works and what is the circle? Okay, so yellow case, yeah. What is it, U3O8. All 8. U3O8. Okay, this is uranium. Yeah, uranium. This is uranium. And what is it, sir? It's also uranium. And This is also. This is core, and we make the Okay. uranium to the U3O8. Powder. Yeah, yellow. First, you will get uranium in this form. Yeah. Then you will make in this form. Yeah. And this will start work from here only. Okay. Conversion, yeah. Thermal. Yeah, Okay. to UF6. You see? This It's is UF6. yeah. UF6. And Yeah. what is it, sir? UO2. 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 And what is it, sir? And UO2 pellet. Okay. And this is the whole process. Whole Can you process, and brief us about the nuclear fuel cycle? What is If it? we want, we can reprocess the nuclear fuel here, Okay. reprocess it here. Okay. From where you start? The You will plant, start from here.
this is a nuclear plant. न्यूक्लियर If we want to reprocess the fuel, and we come back to the conversion plant. ओके And you start from here, then this but- will the process, then again this is but, a but now, part of process. but now, Okay. but now we just give the nuclear spent fuel Okay. to the dispose. Okay. We did not process like this. अच्छा हम आपको इस प्रोसेस को दिखाइए सुनील, और इसके जरिए न्यूक्लियर फ्यूल के प्रोसेस को समझाने की कोशिश करते हैं। किसी भी परमाणु रिएक्टर के बाहर फौलादी दीवार होती है जिसके अंदर 3 हिस्से होते हैं, जिसमें एक कमांड कंट्रोल रूम होता है, दूसरा हैवी वाटर कूलेंट प्लांट होता है, और तीसरा गर्म पानी जिसके जरिए टरबाइन को घुमाकर बिजली बनाना। इन तीनों भागों को एनिमेशन और इस डमी मॉडल के जरिए बताने की कोशिश की गई है। आमतौर पर टरबाइन और न्यूक्लियर फ्यूल वाले क्षेत्र की जो दीवार है, पहले हम आपको दिखा रहे थे, इसको देखने की कोशिश करिए। इसको बहुत मोटा बनाया जाता है, इसके बाहर कड़ी सुरक्षा होती है। इसके अलावा इस पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट की निगरानी ड्रोन से की जाती है। भारी सुरक्षा के इंतजाम, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम यहां पर तैनात किया गया है। न सिर्फ ताइवान की टेक्नोलॉजी बल्कि अमेरिका ने भी इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा के लिए तमाम इंतजाम किए हैं। एक तस्वीर यह भी दिखाइए कि बेनिफिट्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, उसके फायदे को समझाने की कोशिश की गई है, और इसके यह भी बताने की कोशिश की है कि दुनिया को यानी अर्थ को कैसे न्यूक्लियर एनर्जी से फायदा पहुंचता है। कितने कम यूरेनियम में, कितने कम न्यूक्लियर पावर से, कितने कम यूरेनियम से पावर को जनरेट किया जाता है। इससे कैसे जो क्लाइमेट है उसको बचाने की कोशिश की जाती है। ये वो पूरा प्रोसेस है जिसको हम आपको बताने और समझाने की कोशिश किए। इस पूरे प्रोसेस के जरिए आप समझने की कोशिश करिए कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहां पर है, कैसे इसमें बिजली बनाई जाती है, कैसे उसकी सुरक्षा की जाती है, और इसके बाद हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं वो इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा के लिए जो एंटी डिफेंस एयर सिस्टम है उसको भी आगे दिखाएंगे आपको, और उसको भी समझाने की कोशिश करेंगे कि दरअसल वो कैसे काम करता है और उससे कैसे इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा की जाती है और कैसे उसकी निगरानी की जाती है। तो देखिए, ताइवान के न्यूक्लियर पावर के एपिसेंटर में पहुंच गई है TV9 भारतवर्ष की टीम, और हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने जो एक्सक्लूसिव जानकारियां दी हैं, जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई हैं, वो इससे पहले कभी दुनिया के सामने नहीं आई। ताइवान न्यूक्लियर सेंटर से वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख रहे थे। ताइवान के सबसे संवेदनशील इलाके में अभी भी TV9 भारतवर्ष की टीम मौजूद है, और वहां से तमाम एक्सक्लूसिव तस्वीरें और खास जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं विपिन चौबे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं, और तमाम जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, वो भी विपिन चौबे की इस रिपोर्ट को देख रहे थे। शरदेंदु जी, किस तरह से आप एनालाइज करते हैं इस वक्त ताइवान पर चीन का कितना बड़ा खतरा है, और ये जो एपिसेंटर हमने दिखाया, ये जो तस्वीरें हमने दिखाई, ये न्यूक्लियर पावर सेंटर, ये ताइवान की कितनी बड़ी ताकत है? देखिए, मेरा मानना है कि ये खतरा तो अभी बना हुआ है, ये पूरी तरीके से खतरा टला नहीं है। चाइना की एक्सरसाइजेज होती जा रही हैं, और सबसे बड़ा जो खतरा है हमें लगता है ये जो न्यूक्लियर प्लांट अगर में किसी भी तरीके से हमला होता है या कोई मिसाइल अटैक होता है और उससे जो न्यूक्लियर रेडिएशन होगा उसके बड़े भयावह नतीजे होंगे। तो हमें इस तरह की परिकल्पना नहीं करनी चाहिए। जो भी स्थिति हो, इस स्थिति को डिफ्यूज़ करना ज़्यादा समझदारी होगी, और चाइना को एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कंट्री की तरह बिहेव करना होगा, क्योंकि आपने देखा चेर्नोबिल में जब न्यूक्लियर रेडिएशन था, पीस टाइम में हुआ था, उसका क्या तबाही हुई थी। नागासाकी, हिरोशिमा के एग्जांपल हमारे सामने, हमारे ज़हन में है। अभी ताजा हम देख रहे हैं ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर किस तरह का खतरा बना हुआ है। रूस के कब्जे में है। यूक्रेन ये कह रहा है कि किसी भी वक्त यहां पर रेडिएशन हो सकता है, हमला हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत सारी आशंकाएं जो हैं वो जहन में जन्म लेती हैं। बिल्कुल, और इसमें मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, ज़ेपोरिजिया में जिस तरीके से उन्होंने इंटरवेंशन किया, एक उसको डीमिलिटराइज जोन करने की बात है, वैसे ही इस प्लांट को भी आपको कि अपने रेप को भेज के एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी उसी तरीके का खतरा बना हुआ है। रोविंदर, सवाल यहाँ पर यह है कि अगर एटम अटैक होना नहीं है, डिटरेंस के लिए तमाम यहाँ पर जो भी एटम पावर्स हैं वो इसका यूज कर रही हैं, क्या ताइवान और चाइना के इस युद्ध, क्योंकि हमने देखा कई बार ये कहा गया कि यूक्रेन पर पुतिन एटम अटैक, न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, ताइवान पर भी क्या कभी कुछ ऐसा करने की चीन सोच सकता है? और अगर न्यूक्लियर अटैक भी छोड़ दें तो क्या आपको नियर फ्यूचर में लग रहा है ताइवान जितना अग्रेसिव है और जितनी तैयारी है, चाइना अटैक करने जा रहा है ताइवान पर?
देखिए, चाइना ने ताइवान को 2049 तक किसी ना किसी रूप से अपने साथ कोट अनकोट यूनिफाई करना है। शी जिनपिंग कह चुके हैं कि ये हमारी पीढ़ी, हमारी जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये प्रॉब्लम हम अगली जनरेशन के लिए छोड़ के ना जाएं। तो अगले 10 साल में, अगले 2 साल में कभी भी चाइना डेफिनेटली करेगा। पीसफुल रीयूनिफिकेशन होने का चांस खत्म हो चुका है क्योंकि ताइवान एकदम अलग मूड में आ गया, राइट? तो रास्ता चाइना के पास केवल यही बचता है, अटैक। अब अटैक में बहुत सारी इश्यूज हैं। चाइना और ताइवान की इकोनॉमी इतनी इंटरलिंक्ड है, राइट? तो कैसा करे चाइना कि ताइवान का इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त ना हो? ओके, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल, जो भी आप कह लीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में चाइना को उसका फायदा चल रहा है। तो जैसे भी करेगा चाइना को ताइवान के साथ एग्रेसिव होता रहेगा और ज्यादा होगा। इनफैक्ट शी जिनपिंग अभी जब कांग्रेस में, इनफैक्ट क्या आप ये अग्री करेंगे कि क्या चीन भी अब रशिया के नक्शे कदम पर चलने को तैयार है कि आर्थिक तौर पर वो ताइवान को नुकसान पहुंचाना चाहेगा, भले ही इलाके पर कब्जा ना करे? ओ एब्सोल्युटली। इनफैक्ट एक कॉमन सेंस स्ट्रैटेजी तो ये बनेगी ना कि ताइवान एक टापू है, हाँ। उसको ब्लॉकेट कर दो, इकोनॉमिक ब्लॉकेट करो। अगर उसके चलते ताइवान झुक जाए, बोले जी हाथ खड़े करके मैं हार गया, तो चाइना काम हो गया, पर ताइवान वो करेगा नहीं, तो ब्लॉकेड होगा, उसके बाद एस्केलेट होगा। क्या ये आज के समय में पॉसिबल है? तो क्या ये बिल्कुल, कुछ हद तक मैं सिद्धेव साहब से सहमत हूँ, लेकिन ये जो ब्लॉकेट जो कह रहे हैं ये असंभव है। बिकॉज ये जो क्षेत्र है, ये जो ताइवान और चाइना की जो लड़ाई है, ये बहुत ही मुश्किल किस्म की है, अलग किस्म की है। इसमें ताइवान अकेले यूक्रेन जैसा नहीं लड़ सकता। ताइवान के साथ जापान को आना ही पड़ेगा, अमेरिका को आना ही पड़ेगा, बिकॉज इसका इन्फ्लुएंस चाइना को रोकना है। चाइना को बढ़ने देने की हिम्मत नहीं कर सकते। चाइना कोशिश करेगा किस बूंद में ये हवा क्रिएट करता है हमेशा, हांगकांग हो या मकाऊ हो, इसमें भी क्रिएट करने की कोशिश करता है ताकि यहाँ पर ताइवान को जरूरत है अमेरिका की और जापान की, उसी लहजे उसी तरीके से वो किसी तरह चीन को कंट्रोल कर सकता है। नहीं, कंट्रोल मीन्स डिफेंसिव तो तरीके से अपने को डिफेंड करने के लिए तो ताइवान तैयार है। पिछले 70 साल से वो तैयारी कर रहा है कि हम चाइना के अटैक को कैसे हम रोक सकते हैं। लेकिन चाइना को रोकने के लिए ताइवान को बीच में स्ट्रेट में भी करना पड़ेगा। लेकिन ये एक इंडिकेशन जापान के लिए और अमेरिका के लिए बहुत तगड़ा होगा। दे हैव टू टेक ए पॉजिटिव स्टैंड। वो यूक्रेन जैसा बिहेव नहीं कर सकते। कैप्टन श्याम, अगर ये लड़ाई लड़ी जाएगी तो समुद्र में लड़ी जाएगी, हम सब जानते हैं। एम्फीबियस अटैक ताइवान पर करेगा चाइना, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जिस तरह से जापान ने अभी अपनी नेवी की एक्सरसाइजेस की हैं, जिस तरह से फिलीपींस ने अमेरिका को कहा है कि आप हमारे बेसेस यूज कर सकते हैं, क्या आप, क्योंकि आप समुद्र को अच्छे तरीके से समझते हैं, क्या हो सकता है वहां पर और क्या संभावनाएं दिखती हैं? 2 कारण है। पहले मैं बताना चाहूंगा, ताइवान का अपना एक खुद का ही बहुत अच्छा डिफेंस है और वो नेचुरल जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन, और दूसरा उसकी अपनी इकोनॉमी जिसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा रोल है। ये 2 चीजें हैं, वो उसके कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इस हिसाब से ताइवान एक अलग मुद्दा है पूरे वर्ल्ड के लिए, और इस कारण से पूरा अमेरिका और आप जापान के मेन आइलैंड से लेके वियतनाम तक का मेन चेन आइलैंड जो ईस्ट पैसिफिक जिसको हम कहते हैं, उसमें अमेरिका का वर्चस्व लगातार कैरियर फोर्सेस के साथ बरकरार रखना इस बात का द्योतक है कि सी कंट्रोल करके कभी भी वो ब्लॉकेट उस एरिया में होने नहीं देगा। ये समुद्रिक लड़ाई का एक हिस्सा माना जाएगा। इसलिए चाइना अगर कहता है कि वो अटैक करके ताइवान को, पहले तो इकोनॉमिक रीजन के कारण वो कर नहीं पाएगा, और दूसरा वर्ल्ड ऑर्डर पूरा ताइवान के साथ खड़ा हो जाएगा, और समुद्र की लड़ाई हाई सी में जहां पर किसी का अपना टेरेन नहीं होता, डिफाइंड एरिया नहीं है, तो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट के हिसाब से कोई किसी को कहीं भी रोक सकता है। इसलिए बॉर्डर के डिफिनेशन के कारण ये लड़ाई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड रहेगी और शायद इसलिए टलती रहेगी और डेटरेंस बना रहेगा।